वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग यूजीसी नेट विषय इतिहास की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और अभी हम लोगों के सामने मुख्य टारगेट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूजीसी नेट 2022 का एग्ज़ाम जून और जुलाई के बीच होने की प्रबल संभावना है, जिसका फॉर्म मंथ मार्च और अप्रैल के बीच भरा जाएगा। तो इसी को टारगेट रख के हम लोग ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री के सिलेबस के यूनिट 7 जो कि मॉडर्न इंडिया सेक्शन का है, वहाँ से हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया है और हम लोग 2-3 क्लास कर भी चुके हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी सेक्शन यूनिट 7 का ही, वो है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। सिलेबस के यूनिट 7 का ये पार्ट है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स में और इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोग संभव हो तो पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठें और जितनी बातें नोट्स में लिखी हुई है उसका पीडीएफ लिंक तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा मैं लेक्चर्स में जो बातें बोलूँगा, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो आप उसे भी नोट डाउन करते चलेंगे। और अगर आप भी हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू साथ रहते हैं और एक वीडियो को देखते हैं, जिस तरह से मैं एक एक यूनिट एक एक सेक्शन का नोट्स आपको अवेलेबल करा रहा हूँ और उसका लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, आप यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चय ही 2022 आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। एग्ज़ाम में आप जलवा बिखेरेंगे और निश्चय ही आप यूजीसी नेट को क्रैक कर लेंगे, ऐसा मुझे यकीन है कि अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं और कंटिन्यू बने रहते हैं। मैं पर डे क्लास लेकर पर डे नोट्स के साथ आपके सामने अवेलेबल कर दूंगा, बस आपको हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो इधर उधर की बातें न करते हुए, ज़्यादा समय जाया न करते हुए आते हैं सीधे काम की बात पर। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो चैप्टर्स है जिसका आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से पढ़ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों के पहले हमारे देश में मुगलों का शासन था और अंतिम महत्वपूर्ण मुगल बादशाह औरंगजेब थे, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी अगले शासक हुए वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे और उनमें उतनी काबिलियत नहीं थी कि पूरे भारत को एक सूत्र में वो बांध सके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक तरह से भारत में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं रहा, ऐसा रूलर्स नहीं रहा जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। इसी कारण भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से, व्यापार में अपने आप को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियां जो कि भारत में अपना पांव पसार चुकी थी, उन्होंने एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए, एक छत्र व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में आपसी संघर्ष प्रारंभ किया और सभी यूरोपीय कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे सशक्त बनकर उभरी और उन्होंने न सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया, बल्कि भारत के जो भी छोटे मोटे टक्कर देने लायक शासक बचे थे उन्हें भी धीरे धीरे परास्त किया और पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित किया। तो आज हम लोग उसी की कड़ी में स्टार्टिंग से लेकर उसके पूरे उत्थान को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन आई। तो जो कंपनियां आई थी
उन एक-एक कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन-कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह पराजित किया और अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हम लोग देखेंगे। ये है, तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई, यूरोप के साथ भारत का जो व्यापार प्रारंभ हुआ, ये कोई नई बात नहीं थी। जैसा कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। भारत में इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। लेकिन नई बात इस मामले में थी कि मार्ग मार्ग को लेकर नया चीज़ था। अब पहले जो व्यापार होता था, वो व्यापारिक मार्ग बदल गया। अब नए मार्ग से व्यापार होने लगा और उस नए मार्ग की खोज हो गई, और जिसके कारण भारत तक आना यूरोप से और ज़्यादा आसान हो गया, कम खर्चीला हो गया, इसलिए व्यापार बढ़ा। इस मामले में ये नई बात थी। 1453 में आप देख पा रहे होंगे, 1453 में जो पुराना व्यापारिक मार्ग था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो यूरोप से जो भी व्यापार करने के लिए व्यापारी भारत आते थे, उनका व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया, जिसके कारण वो लोग क्या करने लगे, अब नए मार्ग की तलाश में लग गए। नए मार्ग वो लोग ढूंढना चाह रहे थे, और इसी क्रम में जो कि भारत और इंडोनेशिया उस समय मसाले के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। भारत और इंडोनेशिया, विशेषकर वो यूरोपीय व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के मसाले के द्वीप, जो उनका मेन व्यापार का केंद्र था, वहाँ पर आने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग की तलाश करने लगे थे, और वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। तो और इसके उस समय हम लोग याद है होना चाहिए कि 15वीं सदी में 16वीं सदी में 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, और नए नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, और वहाँ के शासकों ने, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और वहाँ के साहसी व्यापारियों को समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित किया। और इसी क्रम में भारत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग, जिसको कहते हैं उत्माशांतरीप या कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बर्थेलोमेव डियाज ने। बर्थेलोमेव डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में कर ली, और इसी मार्ग से 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत आए, और भारत के कहाँ पे? कालीकट, केरल पहुंच गए। तो किस अब वे व्यापारी जो पहले भी आते थे, लेकिन अब आए तो नए मार्ग। कौन सा मार्ग? केप ऑफ गुड होप, या जिसको उत्माशा अंतरीप बोलते हैं। ये अभी कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका के एकदम कोने पे है केप ऑफ गुड होप, दक्षिण दिशा में। और उसी मार्ग से आए थे वास्को डी गामा 1498 में, और इस मार्ग की खोज की थी बर्थेलोमेव डियाज ने। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। भारत सबसे पहले कौन आया? तो वास्को डी गामा। कब? 1498 में। कहाँ पहुंचा? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में। इसी प्रकार के किस मार्ग से आए? केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बर्थेलोमेव डियाज ने। कब की? 1488 में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो भारत यूरोपीय व्यापारी आने प्रारंभ हो गए, नए मार्ग जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। तो भारत आने वाले सबसे पहले व्यापारी कहाँ के थे? तो वो पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल के थे, नाम था उसका वास्को डी गामा। और जिस मार्ग से आए उस मार्ग का नाम था केप ऑफ गुड होप, और उसकी खोज किसने की? बर्थेलोमेव डियाज ने। ओके, अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाली यों का आगमन भारत में हो चुका। वास्को डी गामा आ चुके थे। तो वास्को डी गामा जब भारत आए, तो उसे एक व्यापारी ने मदद किया था, जिस व्यापारी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, अब्दुल मजीद, जो गुजरात के थे। इसी गुजराती व्यापारी की मदद से कालीकट पहुंच पाए थे वास्को डी गामा।
और कालीकट जब पहुंचे तो उस समय कालीकट में शासक कौन थे? जेमोरिन। जेमोरिन शासक थे। उन्होंने वास्को डिगामा का काफी स्वागत किया और वास्को डिगामा को अनेक प्रकार से यहाँ पे लाभ हुए, उनको हम लोग देखेंगे। जैसा कहा जाता है वास्को डिगामा ने भारत आकर भारत में जो मसाला खरीदा और उसे अपने देशों में बेचा, उसे 60 गुना तक लाभ हुआ था। तो इस तरह का जब लाभ उन्होंने कमाया और लोगों ने जब जाना, उनके देश के लोगों ने, तो लोगों का निश्चय ही भारत की ओर झुकाव बढ़ा। क्योंकि जब एक व्यापारी अपने व्यापार में 60 गुना लाभ कमा ले तो निश्चय ही उस देश का दूसरा व्यापारी उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और आगे हुआ भी वही। वहाँ की सरकार भी इस दिशा में सोचने लगी और इसी क्रम में वहाँ के जो सरकार थी उन्होंने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम रखा एस्तादो द इंडिया। और उसमें पोप अलेक्जेंडर 6 जो वहाँ के पोप हुआ करते थे, उन्होंने भी इसी सरकार के दिशा निर्देश में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया। जैसा हम सभी जानते हैं उस दौर में धर्म का काफी बोलबाला था, सरकारें कुछ करती थी, इसके अलावा धर्म का भी उसमें आदेश शामिल होता था। जैसे कि सरकार हित के द्वारा जो कंपनी बनी उसे स्वीकृति अंततः पोप अलेक्जेंडर ने दी। अलेक्जेंडर 6 उस समय थे, उन्होंने उसको स्वीकृति दी और इसके बाद वो आज्ञा पत्र लेकर वो कंपनी पूर्व के देशों की ओर, जिसमें भारत भी था, इंडोनेशिया भी था, व्यापार करने का उसे आदेश मिला। तो हम लोग देख रहे हैं उस कंपनी पूछा जाएगा आरंभिक पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? तो एस्तादो द इंडिया। ये कंपनी पूर्व के देशों के साथ भारत, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो आप वास्को डिगामा पहले पुर्तगाल यात्री थे, जो दूसरे पुर्तगाल यात्री थे उसका नाम यहाँ पे देखिए आप, पेट्रो अल्वारेज केब्राल। ये कब आए थे? 1500 ईस्वी में। वास्को डिगामा के बाद दूसरी बार भारत आने वाले व्यापारी थे पेड्रो अल्वारेज केब्राल। इसी तरह वास्को डिगामा फिर से जब 1498 में आए तो फिर से वो 1502 में भी भारत आए और भारत से जो भी उसे मसाले खरीदना था उन्हें काफ़ी खरीदा और अपने देश में जाकर उसे बेचा और कई गुना लाभ कमाया। इसी तरह पुर्तगाली जब भारत आ गए तो आने के बाद उन्होंने व्यापार में जो सब सामग्री खरीदी अपने देशों में बेचा, वो तो था ही, इसके अलावे उन्होंने अपने सामानों की देख रेख के लिए, अपने सामानों की उचित निगरानी के लिए उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री लगाना भी प्रारंभ कर दिया। मतलब यहाँ पे उन्होंने अस्थाई 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 कोठियाँ जिसको बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं, कारखाने बोल सकते हैं, उसको लगाना प्रारंभ कर दिया ताकि जो भी यहाँ से माल खरीदा जाए उसे एक जगह रखने का उन्हें सुविधा मिल जाए, ताकि बार बार छोटे छोटे चीज़ों को खरीद के उसे भेजना ना पड़े, एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ भेज सके। इसीलिए एक जगह वो जमा करके रखने के लिए फैक्ट्री खोलना उन्होंने प्रारंभ किया और सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? कालीकट में, जो कि केरल में है, कालीकट में। इसी तरह पहला फैक्ट्री कालीकट में खोला और पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला, जो कि 1503 में। 1505 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री में स्थापित कर दी और वो कहाँ स्थापित कर दी? कुन्नूर में, ये भी केरल में ही है। दूसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कालीकट, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर, जो केरल में ही है, 1505 में पुर्तगालियों ने स्थापित किया। इसके साथ ही जब उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर दिया, कोठी बना ली अपनी, फैक्ट्री और कोठी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझ लें, फैक्ट्री में क्या होता था, उनका कुछ प्रोडक्शन भी होता था, वहाँ काम चलते थे, लेकिन कोठी जो होती थी, कोठी सिर्फ गोदाम की तरह था। ये जो कोठी था ये गोदाम एक तरह से इसको बोल सकते हैं, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी होता था, और ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं इसमें प्रोडक्शन होता था। तो दोनों का अंतर भी आप अच्छे से समझ लें। पूछा जाएगा पहला फैक्ट्री कालीकट, दूसरा फैक्ट्री कुन्नूर, और
पहली व्यापारिक कोठी मतलब गोदाम कहाँ बनाया, तो कोचीन में। इन सब चीज़ों को आपको याद करना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इसमें कंफ्यूज ना होना है कि कालीकट, कोचीन, कुन्नूर 3 जगह है। तो पहला फैक्ट्री कालीकट, दूसरा फैक्ट्री कुन्नूर और पहला कोठी कोचीन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। जब वहाँ पे फैक्ट्री लग गई, कोठी बन गई, तो इसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी स्थापित करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी फैक्ट्री चलता है, कोई काम होता है, तो निश्चय एक सिस्टम के तहत होता है सारा काम। तो इसी में जो स्टार्टिंग हुआ तो वो था उनका वायसराय बनाना, उन्हें प्रारंभ कर दिया। भारत में नए नए अधिकारी बनाकर उन्होंने भेजना प्रारंभ किया। और इसी क्रम में जो सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय थे, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसका कार्यकाल था 1505 से 1509 के बीच। इसका कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है, आप कार्यकाल भी को भी नहीं छोड़ सकते, इसे भी अच्छे से आपको याद करना होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल कब था? 1505 से 1509। और अब इसको देखेंगे इन्होंने प्रमुख कार्य क्या क्या किए भारत में। जितने भी मैंने इसमें पॉइंट बनाए हैं आपको, उसके कार्यों का ये सारा इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कई बार पूछा गया इन सब चीज़ों को, इसलिए आप एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे। तो जैसा कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल कब था? 1505 से 9। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति क्या था? इसके तहत इन्होंने कहा क्या, जो समुद्री व्यापार है उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसी नियंत्रण के तहत उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और खासकर हिंद महासागर के व्यापार पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में उन्होंने गुजरात के शासक से एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं चोल का युद्ध। चोल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और गुजरात के शासक के बीच लड़ा गया। ये कब लड़ा गया? 1508 में। चोल का युद्ध में गुजरात के शासक को इन्होंने परास्त कर दिया, क्योंकि इन्हें व्यापारिक एकाधिकार चाहिए था। समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार चाहिए था। इसी व्यापारिक एकाधिकार ने इसे संघर्ष पे उतारू कर दिया। अब यहाँ के स्थानीय शासकों से भी ये लोग लड़ने लगे। और आगे हम लोग देखेंगे यही इन लोगों के पतन का कारण भी बना। अति महत्वाकांक्षा, हर जगह अति महत्वाकांक्षा अच्छी बात नहीं हो सकती है। इसी तरह गुजरात के ही शासक थे महमूद बेगड़ा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे गुजरात के। 1509 में महमूद बेगड़ा को भी हराया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसीलिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में स्थापित करने में। इसी क्रम में आगे जो दूसरे वायसराय आए थे वो थे अल्बुकरक। देखा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से और कार्य के दृष्टिकोण से भी तो अल्मीडा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे पहले इसका कार्यकाल 1509 से 1515 था। भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो अल्बुकरक। इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि चल रहा था उसे बंद करवा दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने बंद करवाया? अल्बुकरक ने। इसके साथ ही इसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है और पुर्तगाली साम्राज्य को विस्तार देने में, वो है गोवा। गोवा को इन्होंने अंग्रेजों गोवा के शासक से इन्होंने गोवा को छीन लिया और पुर्तगाली साम्राज्य का एक तरह समझो मुख्यालय गोवा को बनाया। और हम लोगों को पता है गोवा भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। नेहरू जी के काल में 1961 में गोवा को भारत के अधीन लाया गया, वो भी सैनिकों के मदद से, युद्ध के माध्यम से। हालांकि वहाँ के शासक ने, जो पुर्तगाली शासक थे, डर से आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन सैनिक बल के आधार पर
1961 में गोवा को भारत के नियंत्रण में लाया गया। तो ये गोवा जो कि 1510 में, कब गया? 1510 में। 1510 में जो गोवा पुर्तगालियों के पास चला गया था, वो 1961 में नेहरू जी के काल में भारत को पुनः मिला। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है अलबुकरक का कि इन्होंने बीजापुर के शासक, बीजापुर वर्तमान कर्नाटक के शासक यूसुफ आदिल शाह, किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब छीना? 1510 में। किस वायसराय ने छीना? अलबुकरक ने। किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह कहाँ के शासक थे? बीजापुर के। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है। इन्होंने जिस तरह का कार्य किया, जिस तरह से भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अधीन लाया, तो इसके कारण इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है अलबुकरक को। इसी के दौरान, इसी के कार्यकाल में कृष्णदेव राय का भी शासन था विजयनगर क्षेत्र में, और पुर्तगालियों से इनका अच्छा संबंध रहा है। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के शासक थे, उनका पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध रहा है, और इन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का भी इजाजत दिया था। इन्होंने परमिशन मांगा और कृष्णदेव राय ने इन्हें दुर्ग बनाने का परमिशन भी दिया भटकल में। तो सब पूछा जाएगा ऐसा, भटकल में दुर्ग बनाने का इजाजत किस भारतीय शासक ने दिया? तो कृष्णदेव राय ने। किसके काल में दिया? किस वायसराय के काल में? तो अलबुकरक। ओके, तो और ये इनका एक यूनिक, अलबुकरक का एक यूनिक ही फरमान था, एक अलग तरह का आदेश था, वो था भारतीय। इन्होंने पुर्तगालियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लें। इसका फायदा क्या था? अगर वो भारतीय स्त्रियों से शादी कर लेंगे तो इनका यहाँ पर जो अधिकार करने का जो इनका प्रयास था, वो एक तरह से उसे नैतिक बल मिलता कि वो यहाँ के रिश्तेदार बन जाते। इसके साथ ही दूसरा जो इनका कारण था, वो चाहते थे कि जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं या जो भी उनकी कार्य हो रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए कितने लोगों को वहाँ से लाया जाए पुर्तगाल से। इससे अच्छा है यहीं पे शादी ब्याह किया जाए, और जो बच्चे होंगे वो बड़े होकर यहीं पे उन्हें काम में लगाया जाए। तो इनका एक लॉन्ग टर्म विजन देख मान सकते हैं। इनका जो विजन था, बहुत ही दूरदर्शी विजन था अलबुकरक जी का। तो ये पूछा जाएगा, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए किस वायसराय ने पुर्तगालियों को प्रेरित किया? तो अलबुकरक। इसी तरह आगे पढ़ते हैं, और जो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी था पुर्तगालियों का, वो था कार्टेज पद्धति, और ये काफ़ी सक्सेस रहा था। तो कार्टेज पद्धति जो पुर्तगालियों का था, वो क्या था? हिंद महासागर क्षेत्र में उनका नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था चालू की, जिसे कहा जाता था कार्टेज व्यवस्था। तो एक्चुअली कार्टेज व्यवस्था क्या था कि इसमें हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर पुर्तगाली अपना एकाधिकार समझते थे, और यहीं पर उन्हें कार्टेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। मतलब अगर आपको हिंद महासागर में व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से आपको परमिशन लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। यदि कोई देश या कोई व्यक्ति भी अपने सामान को किसी जहाज के माध्यम से अगर भारत भेजना चाहता है या भारत से बाहर भेजना चाहता है, और वो हिंद महासागर के रास्ते का, समुद्री रास्ते का उपयोग करना चाहता है, तो उसे पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा, कार्टेज लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, और उसके लिए उसे शुल्क भी देना पड़ता था। उसके लिए उसे शुल्क भी चुकाने होते थे। और कहा जाता है कि भारत के महान शासक अकबर को भी पुर्तगालियों को कार्टेज देना पड़ा था। अपने जहाज को हिंद महासागर में पार करने के लिए अकबर तक ने कार्टेज स्वीकार किया था। तो समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने हिंद महासागर पे नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो कार्टेज व्यवस्था कहाँ पे थी? हिंद महासागर में। किसने लागू किया था? पुर्तगालियों ने। ये क्या था? एक तरह का लाइसेंस था। जहाजों को पार करने से पहले आपको यहाँ लाइसेंस देना पड़ेगा, कुछ शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस तरह की बातें कार्टेज व्यवस्था के अंतर्गत थी।
और ये पुर्तगालियों की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस हिंद महासागर का जो साम्राज्य था उस पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके साथ ही इन्होंने समुद्री क्षेत्र में फारस की खाड़ी, हरमूज तथा हिंद महासागर में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। इन्होंने व्यापारिक चौकियां भी स्थापित की ताकि अगर कोई समुद्री लुटेरे आए तो उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इन्होंने कार्टेज के तहत सिर्फ शुल्क ही नहीं वसूला, बल्कि अगर आपके कोई जहाज जा रहा है व्यापार के लिए और अगर आपने कार्टेज दे दिया है तो फिर आपका जहाज सुरक्षित है। आपका जहाज को कोई लुटेरा भी लूट नहीं सकता है, उसकी सामग्री को नहीं क्षति पहुंचा सकता है। एक तरह से गारंटी भी पुर्तगाली लोग देते थे। और इसका एक दूसरा पक्ष भी था, अगर आप कार्टेज नहीं देते हैं यही लोग आपके जहाज को लूट भी लेंगे, आपकी सामग्री को नष्ट कर देंगे। तो एक तरह से कार्टेज देके व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और पुर्तगाली अपने इस व्यवस्था के माध्यम से काफी मोटा रकम वसूलते थे। तो इस तरह का इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था हिंद महासागर में। इसके साथ ही कहा जाता है भारत और जापान के बीच जो व्यापार का शुरुआत है उसका शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही किया था। आज भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है जापान, तो इसकी शुरुआत किसने की? तो इन्हीं पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के भारत आने के बाद बहुत सी चीज़ें भारत में नई आई जो कि पहले यहाँ पे नहीं थी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है किन किन चीज़ों की खेती आप याद रखेंगे बिल्कुल। काफ़ी एग्जाम में पूछा कि आलू, आलू कहाँ से आया? पुर्तगालियों से। टमाटर और तंबाकू, ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। आलू, टमाटर और तंबाकू खेती भारत में जो प्रारंभ हुई इसका सबसे बड़ा देन पुर्तगालियों का है। इसके साथ ही भारत में जहाज और प्रिंटिंग प्रेस, जहाज और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा की गई। स्थापत्य कला, जो बिल्डिंग बनता था उसमें से गोथिक कला पुर्तगालियों की ही देन है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखे ही पहले भी डिस्कस किए, कार्टेज की व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों ने अकबर तक से कार्टेज वसूला। एक तरह से पुर्तगालियों का मन काफी बढ़ चुका था। पुर्तगाली बहुत मनमानी करने लगे थे, लूटपाट भी करने लगे थे। और उनके इसी लूटपाट और मनमानी को देखते हुए मुगल सम्राट शाहजहां ने एक बार 1632 में पुर्तगालियों ने जब हुगली में उत्पात मचाया और भारतीय व्यापारियों को लूटा, तो शाहजहां जो मुगल शासक थे उन्हें 1632 में उसे बुरी तरह हराया और भागने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वही होता है कि फिर उन्होंने माफ़ी मांग लिया और भारतीय शासक उदार होते थे, हम लोग तो उदार होते हैं जानते हैं, माफ़ कर देते हैं। और माफ़ कर दिया और फिर से उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन शाहजहां ने पुर्तगालियों को हराया था, ये क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने पुर्तगालियों को हराया? शाहजहां ने कब? 1632 में। कहाँ से भगाया? हुगली से। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। कब हुआ? 1661 में। और दहेज जो होता है शादी में शगुन के तौर पे, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। दहेज के रूप में ब्रिटिश राजकुमार को बम्बई प्राप्त हो गया। और ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हो गया दहेज। और लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटिश राजकुमार ने 1669 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पहले बम्बई था किसके पास? पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों से किसके पास गया? ब्रिटिश राजकुमार के पास गया, चार्ल्स द्वितीय के पास। कैसे गया? दहेज के रूप में। बाद में ब्रिटिश राजकुमार ने अपने देश के कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिन्हें भारत पर मूल रूप से राज किया, उनको उन्होंने दहेज में मिले गिफ्ट को दे दिया
किराए पर, पैसे के लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये 1669 के, जैसे हम लोग देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त हो गया, इसी तरह और भी बहुत सारे जगहों पर उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। और अंततः देखते हैं कि पुर्तगालियों का जो बहुत ज़्यादा मन बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा वो लोग लूटपाट पे उतारू हो गए थे। और धीरे धीरे उनका एक मेंटलिटी था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, और इन्हीं सब कुछ गतिविधियों ने उन्हें भारत में उनकी स्थिति को कमज़ोर कर दिया और भारत में उसके पतन का कारण भी बना। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय घटना भी घटी, जैसे स्पेन में पुर्तगाल का विलय हो गया। उस दौर में, हालांकि आज स्पेन अलग देश है, पुर्तगाल भी अलग देश है, लेकिन उस दौर में विलय हो गया और एक तरह से पुर्तगाल का जो कंपनी था उस पर स्पेन का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिसके कारण उनका जो व्यापारिक स्थिति थी वो उतने अच्छे से नहीं चल पाने लगी, क्योंकि पहला बात कि एक सरकारी कंपनी थी, इसे ब्रिटिश पुर्तगाली सरकार का समर्थन प्राप्त था, और ऊपर से जब सरकार भी नहीं रही और उसका स्पेन में नियंत्रण स्थापित हो गया, स्पेन के नियंत्रण में पुर्तगाल चला गया, उस कंपनी को एक जो कहते हैं उसको कि ऑपरेट करना, वो एक थोड़ा मुश्किल हो गया, पेचीदा हो गया, जिसके कारण भारत में वो कंपनी अब ज़्यादा राइज नहीं कर पाई। और उनका जो मेन उद्देश्य था स्पेन के नियंत्रण जाने के बाद वो भी बदल गया, और जो उसके पतन का भारत में कारण बना। और अंततः देखते हैं कि 17वीं सदी के अंत आते आते पुर्तगाली जो थे भारत में अपना नियंत्रण जिन्होंने बहुत अच्छे से स्थापित किया था, वो धीरे धीरे उनका नियंत्रण समाप्त होता चला गया। तो ये था हम लोगों का क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कैसे उनका विस्तार हुआ। उसमें से सब बहुत सारी कंपनियां आई, उसी में सबसे पहली कंपनी आई पुर्तगाली। हम लोगों ने आज पुर्तगाली कंपनी का विस्तार को पढ़ा, उनका जो वायसराय था, एडमिनिस्ट्रेशन वायसराय, मुख्य वायसराय जिन्होंने जो इम्पोर्टेंट है क्या क्या कार्य किया, और पुर्तगालियों का पतन हो गया, क्यों पतन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। अगले क्लास जो कि इन्हीं सेक्शन का होगा, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर का ही, उसमें हम लोग देखेंगे भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे आगमन हुआ। पुर्तगाली के बाद डच ही आए थे, उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने भारत में राज किया, उनका विस्तार कैसे हुआ। दो कंपनियों को एक साथ करके पढ़ेंगे। अगला क्लास जो होगा हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से ये पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री के लिए जून 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हर एक वीडियो को देखिए। एक एक सेक्शन, एक एक यूनिट को हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपका हम चाहते हैं कि पहला प्रयास में ही नेट निकल जाए, जेआरएफ निकल जाए, और इसके साथ ही मैं पीडीएफ लिंक भी वीडियो में दे रहा हूँ। आप उस पीडीएफ लिंक से अपने नोट्स को डाउनलोड करके स्टडी करें, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और साथ ही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर के लिए प्रत्येक संडे को, एवरी संडे आपका फर्स्ट पेपर का क्लास होगा, और इसके बाद संडे को ही करंट अफेयर्स का भी एक सेक्शन एक वीडियो में डालूंगा, ताकि आपका जो फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपका नहीं छूटे। तो करंट अफेयर्स और फर्स्ट पेपर प्रत्येक संडे को होगा, आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें। और जून 2022 में जो आप एग्ज़ाम देंगे नेट का, पूरी तैयारी पूरे मन के साथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 का एक एक वीडियो को देखकर, एक एक नोट्स को पढ़कर एग्जाम में जाएं, निश्चय ही आप सफलता के बुलंदी को छुएंगे। ये मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं डॉक्टर संदीप योगी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।